नमस्कार दोस्तों, ये बात है 8 सितंबर 2016 की, जब नासा के लॉन्च व्हीकल एटलस V411 को लॉन्च किया गया। यह यूएस का पहला मिशन होने वाला था जो कि किसी एस्टेरॉइड से सैंपल लेके आने वाला था, वो भी अर्थ पर। और इस मिशन का नाम था ओसाइरिस रेक्स। और यह जिस एस्टेरॉइड से सैंपल लेकर आने वाला था, उस एस्टेरॉइड का नाम था बेन्नु। बेन्नु के बारे में नहीं जानते तो मैं बताता हूँ क्या है बेन्नु एस्टेरॉइड। तो बेन्नु को 11 सितंबर 1999 में लिनियर के द्वारा सर्च किया गया था। लिनियर का पूरा नाम है लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च। बेन्नु का फॉर्मेशन मार्स और जुपिटर के बीच की एस्टेरॉइड बेल्ट में हुआ था। बेन्नु बड़े प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और सन के हीटिंग पुल के कारण यह अर्थ के नियर स्पेस में आ गया है। यह हर 6वें साल एवरी 6 मंथ धरती के पास से होकर गुजरता है। सवाल उठता है, क्या इसके धरती से टकराने के चांस हैं? तो नहीं, अभी तक ऑलमोस्ट यह 2700 बार धरती के पास से गुजर चुका है, लेकिन इसके टकराने के चांस 2700 बार में से एक है। लेकिन इसके वीनस से टकराने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं और यह सन के अंदर भी चला जा सकता है, क्योंकि यह हर साल सन के 280 मीटर पास आता जा रहा है। क्या आपको पता था एस्टेरॉइड के पास भी मून होते हैं, लेकिन बेन्नु के पास अपना कोई मून नहीं है। तो हमने बेन्नु के बारे में तो अब जान लिया, तो अब हम मिशन के बारे में आगे जानते हैं। तो सितंबर 2017 को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करते हुए ओरिसिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को बेन्नु के ऑर्बिट में भेज दिया गया, जो कि 20 अक्टूबर को वहां से सैंपल भी ले चुका है। जिस समय यहाँ पर कोरोना का महाकाल चल रहा था, उस समय सोचिए वहां पर वो हमारा ये ओरिसिस रेक्स वहां पर सैंपल इकट्ठा कर रहा था। इसने अपने रोबोटिक आर्म्स का यूज करते हुए बेन्नु एस्टेरॉइड के सरफेस से सैंपल को इकट्ठा किया, जिसकी इमेज यहाँ पर धरती पर मौजूद टीम को 2 दिन बाद मिली, क्योंकि वो बहुत दूर है। और इससे हमें यह इस बात की कंफर्मेशन मिल गई कि हमारा मिशन जो है वो आधा सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि अभी उसको वहां से सैंपल धरती पर भी लाना है। क्या आपको पता है इसने वहां से कितना सैंपल इकट्ठा किया? तो ऑलमोस्ट 2 केजी सैंपल बेन्नु एस्टेरॉइड से इकट्ठा किया जा चुका है। इस 2 किलो सैंपल को फिर सैंपल रिटर्न कैप्सूल SRC में डाल दिया गया, जो कि 24 सितंबर ही आने वाले 24 सितंबर 2023 को हमारे अर्थ पर आ रहा है कैप्सूल के साथ। आपने क्या सोचा, सैंपल मिल गया तो ये मिशन समाप्त हो गया? नहीं, अभी जो ओडिसिस स्पेसक्राफ्ट है या अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैप्सूल को छोड़ देगा, लेकिन खुद धरती पर नहीं आएगा। इसको एक और एक्सटेंडेड मिशन में हम यूज करने वाले हैं, जिस मिशन का नाम है ओरिसिस एपेक्स। ओरिसिस एपेक्स, ओरिसिस तो स्पेसक्राफ्ट का नाम है, तो ओरिसिस एपेक्स AP जो है वो है एफोसिस और EX मतलब एक्सप्लोरर, एफोसिस एक्सप्लोरर। अब एफोसिस एक एस्टेरॉइड का नाम है जो कि धरती के पास से होकर गुजरने वाला है 2029 में। इस एफोसिस एस्टेरॉइड का डायामीटर 370 मीटर होने वाला है। उसके सरफेस के रिसर्च करने या फिर उसकी स्टडी करने के लिए हम इसका यूज करने वाले हैं एक्सटेंडेड मिशन का, जिसके कारण ओरिसिस एपेक्स, जिसका नाम ओरिसिस रेक्स था, यह इसके ऑर्बिट में एंटर करेगा और इसके बारे में स्टडी करेगा 2029। आपको पता है इंसानों ने मतलब हमने अभी तक 7,80,000 एस्टेरॉइड ढूंढ रखे हैं। तो अब सवाल उठता है, आखिर क्यों हमने बेन्नु को चूज किया? इतने लाखों एस्टेरॉइड में से हमने बेन्नु के ही स्टडी करना क्यों चाहा? तो आइए जानते हैं आखिर हमने बेन्नु को क्यों चूज किया। पहला इसका रीजन है कि जिस प्लेन में हमारी अर्थ सन का चक्कर लगाती है, उसी प्लेन में ही हमारा ये बेन्नु एस्टेरॉइड भी चक्कर लगाता है, जिससे इस पर मिशन भेजना काफी पावर एफिशिएंट होता है। इसलिए हमने बेन्नु एस्टेरॉइड को चुना। दूसरा रीजन बताने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो 200 मीटर रेंज डायमीटर वाले एस्टेरॉइड होते हैं, उन पर हम मिशन क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि जो उनकी स्पिनिंग स्पीड होती है वह बहुत ज़्यादा होती है
उस पर हमें लैंड करना या फिर रोबोटिक आर्म से उससे सैंपल इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। लेकिन जो बेन्नू है, इसकी जो डायामीटर है, इसका डायामीटर वो 492 ऑलमोस्ट 492 मीटर है और यह 4 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसकी स्पिनिंग स्पीड भी बहुत कम है। हमने इसीलिए इसको चूज़ किया क्योंकि यहाँ से सैंपल लेना बहुत ही आसान था और तो और यह हर 6 साल में धरती के पास से होकर गुजरता है, इसलिए भी हमने इसको चूज़ किया। इसको चूज़ करने का और अगर कोई रीज़न है तो ये यह है कि यह काफ़ी ओल्ड एस्टेरॉइड्स है। यह बताया जाता है कि टेलीस्कोप से हमें पता चला है कि यह इतना ओल्ड एस्टेरॉइड है कि जिसमें सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था, ये तब का एस्टेरॉइड है। या फिर इसके अंदर पाए जाने वाले जो सैंपल्स हैं वो तब के हो सकते हैं जब कोई स्टार डाई हो रहा था, मतलब कोई स्टार खत्म हो रहा था। इसको बहुत ही पुराना बताया जा रहा है, इसलिए भी हम इसका सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि अर्थ पर जो लाइफ हुई, लाइफ का स्टार्टिंग कैसे हुआ, कैसे लाइफ की बिल्डिंग हुई। क्योंकि हमें पता है कि अर्थ पर जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ वो एस्टेरॉइड के कारण ही हुआ। और ऐसा मिशन क्यों हमने किया, आखिर हम ये मिशंस कर क्यों रहे हैं, लास्ट में ये सवाल आता है जाते जाते। हम एस्टेरॉइड के ऊपर ये सैंपल इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, किसी भी एस्टेरॉइड का सैंपल इकट्ठा करें, आखिर हम कर क्यों रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है फ्यूल। देखो अभी इलॉन मस्क जाने वाले हैं मार्स पर। प्लान ये है कि हम लोग मार्स पे जाके वहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन वहाँ की सॉइल से अलग करके हम लोग फ्यूल बनाने वाले। लेकिन अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कहीं से भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके फ्यूल बना सकें। लेकिन अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई तो आपको पता ही होगा कि एस्टेरॉइड के अंदर जो वाटर मौजूद है उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता ही है। तो हमने अगर एस्टेरॉइड से ही फ्यूल बनाना स्टार्ट कर दिया तो हम पूरे इस ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते हैं। इसलिए एस्टेरॉइड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें दूसरे प्लैनेट्स, अब धरती तो बर्बाद होनी है तो हमें दूसरे प्लैनेट्स पर जाना है, इसके लिए एस्टेरॉइड की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो यही था आज का वीडियो जिसमें हमने ओडिसिस रेक्स के बारे में जाना, जो कि 24 सितंबर को कैप्सूल जिसका आने वाला है धरती पर। अगर उसके बाद भी अगर कुछ जानकारी मिली तो मैं फिर से उसमें क्या-क्या सामान वो लाया है, कौन-कौन से सैंपल लाया है, उस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।